हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। हम करंट अफेयर की सीरीज कर रहे थे दिसंबर में, उसमें हम आज स्टार्ट करेंगे हमारा इंटरनेशनल जो सेक्शन है। इंटरनेशनल सेक्शन में हम कवर करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं हमारे। एक तो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हम कवर करेंगे जिनसे रिलेटेड न्यूज़, जो भी न्यूज़ में रहे हैं लास्ट 1 मंथ में। दूसरा हम कवर करेंगे कोई इम्पोर्टेंट इवेंट अगर हुआ हो तो। इम्पोर्टेंट इवेंट के बाद में हम कवर करेंगे कुछ, अगर जैसे मिडिल ईस्ट वगैरह में कोई जो हमारा मिडिल ईस्ट एरिया है उसमें हमेशा से कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो हमेशा से हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहती है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी चीज़ें हम आज कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। इसको क्लियर कर लेते हैं हम पहले। तो सबसे जो पहली न्यूज़ है, अगर हम देखें आज के इंटरनेशनल जो हमारा सेक्शन है उसके अंदर, तो वो है सबसे पहले अफार रीजन। अफार रीजन को अगर हम मैप पे देखें, देखो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो ये हमारा रेड सी है, और अगर हम इस मैप को थोड़ा जूम कर लें, ओके नाउ इट्स विजिबल टू एवरीवन। तो ये हमारा रेड सी है और ये हमारा गल्फ ऑफ अडेन है। ओके, एंड ये हमारा जो मीटिंग पॉइंट, ये जो ट्राइंगल है, यहाँ पे इस रीजन को हम बोलते हैं अफार रीजन। ठीक है, ये है हमारा जो ग्रीन पार्ट है, ये अफार रीजन है। देखो ये रीजन सबसे, ये हमारा सोमाली है, सोमालिया जो है हमारा। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है। देखो एक तो सारे जो शिप होते हैं वो सब इधर से ही, इस जो ये जो रास्ता है यहीं से ट्रेवल करते हैं। मैक्सिमम जो ट्रेड होता है ना मिडिल ईस्ट और ये साउथ ईस्ट एशिया का, वो इसी रीजन से होता है, यहीं से हमारे। और ये यमन है, ये अनस्टेबल है हमारा पॉलिटिकली। ओके, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता ही रहता है। तो इस रूट के थ्रू हमेशा हमारा मैक्सिमम ट्रेड होती है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है। तो अगर यहाँ पे किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, यमन हुआ या फिर यहाँ पे अफार रीजन हुआ, तो यहाँ पे हमारी जो इंटरनेशनल ट्रेड है, और इंटरनेशनल ट्रेड में जो इंटरनेशनल ट्रेड से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो मटेरियल की रेट है वो इस पे डिपेंड करती है। तो इस तरह से ये काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, अगर हम अफार रीजन को देखें तो अफार रीजन में क्या होता है कि रेड सी मीट्स टू गल्फ ऑफ अडेन। ओके, जो हमारा रेड सी है इट मीट्स टू गल्फ ऑफ अडेन, हमने ये देख चुके हैं, यहाँ पे ये इसके साथ में मिलता है। साइंटिस्ट चूज टू स्टडी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हियर, मींस इस रीजन के अंदर साइंटिस्ट ने चूज किया है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए दो तरीके से इंपॉर्टेंट हो गया। एक तो पॉलिटिकली भी, तो ये रीजन क्या स्टेबल रहना चाहिए, क्योंकि पूरी इंटरनेशनल ट्रेड यहीं से हो रही है, मैक्सिमम ट्रेड यहीं से पास हो रहा है। दूसरा ये क्या प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा साइंटिफिकली। अब हम अगर देखें तो इसको प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए क्यों चूज किया होगा, अगर हम आइडेंटिटी मींस न्यूज तो हमारे पास इतना ही है कि हम प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए अफार रीजन को चूज करा, लेकिन यहीं पे क्यों चूज करा होगा। तो ये डिपेंड करता है प्लेट टेक्टोनिक्स में कोई भी एरिया चूज कैसे किया जाता है। ये डिपेंड करता है हमारी जो प्लेट्स हैं, हमारी जो अंडर अर्थ में जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनके मूवमेंट के बेस पे कहाँ पे हमको प्रिसाइज स्टडी हम कर पा रहे हैं, कहाँ पे मूवमेंट प्रिसाइजली हम देख पा रहे हैं किसी भी प्लेट का, तो उस बेस पे डिसाइड किया जाता है। तो अफार रीजन को इन्होंने डिसाइड किया है प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी के लिए, स्टडी के लिए। मुबारक अल कबीर पोर्ट, सेकंड जो इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे पास में वो है मुबारक अल कबीर पोर्ट। ये कहाँ है, ये कुवैत में है। और ये क्यों न्यूज में है कि कुवैत ने क्या किया कि अग्रीमेंट साइन किया है चाइना के साथ में इसके कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, मींस कुवैत, पोर्ट कुवैत का है, इसको डेवलप कौन करेगा, चाइना करेगा। ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। मुबारक अल कबीर पोर्ट, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, हमारे लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मुबारक अल कबीर पोर्ट जो न्यूज में है वो कहां पर है, तो ये कुवैत में है।
अब कुवैत के हमारे रिलेशंस देखो काफी अच्छे हैं, इंडिया और कुवैत के रिलेशंस नो डाउट, हमारे मैक्सिमम जो माइग्रेंट लेबर्स वगैरह हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए वहां पर जाते हैं। तो अब ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्यों है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो कहीं पे भी अगर चाइना पिक्चर में रहता है ना तो वो हमको वहां पर नजर रखनी होती है। तो चाइना इसको डेवलप कर रहा है, पहली इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अगर डेवलप ही नहीं कर रहा, ये इसको ऑपरेट भी करेगा थोड़े टाइम के बाद में, डेवलप करने के बाद में, सिर्फ ऐसा सा थोड़ी है कि भाई वो उसको डेवलप करके छोड़ देगा, वो उसको ऑपरेट भी करेगा। तो अगर चाइना की प्रेजेंस कहीं पर है जहां पे हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ लोकेटेड है, इसकी अगर हम ज्योग्राफी देखें तो ये बुबियान आइलैंड है कुवैत में, वहां जहां ये लोकेटेड है। तो हमको ये बुबियान जो आइलैंड है इसको ध्यान रखना है, बुबियान आइलैंड। मुबारक अल कबीर पोर्ट कहां पर है, ये हमारा कुवैत में है। और ये जो डेवलपमेंट है वो किसके थ्रू किया जा रहा है, बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है चाइना का, उसके थ्रू किया जा रहा है। चाइना का अगर जिसको नहीं पता है, मैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बता देता हूँ। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, इसके अंदर चाइना क्या कर रहा है कि पूरा जो एंशिएंट रूट था जहां से चाइना के थ्रू ट्रेड होती थी, उस रूट के ऊपर वो क्या कर रहे हैं कि कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, जैसे कहीं पे पोर्ट हो गया, कहीं पे रेल हो गया, ठीक है। जो पीओके के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ओके, ग्वादार पोर्ट है, वो भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर ही डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है मुबारक अल कबीर पोर्ट, ठीक है। तो मुबारक अल कबीर पोर्ट से हम क्या क्या टेक अवे ले सकते हैं न्यूज से, पहली चीज ये कुवैत में है ये पोर्ट। दूसरा, इसको डेवलप कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। बुबियन आइलैंड है कुवैत में जहां ये पोर्ट है, ठीक है, बुबियन आइलैंड पर है। तीसरा, ये बेल्ट एंड जो रोड इनिशिएटिव है उसका पार्ट है। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, इजराइल से रिलेटेड न्यूज है। देखो, येलो लाइन इज डिक्लेयर्ड एज अ बॉर्डर इन गाजा। तो देखो, हम गाजा का जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे मोर और लेस सभी लोग अवेयर हैं कि गाजा में कई सालों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पैलेस्टाइन एंड इसराइल के जो कॉन्फ्लिक्ट है। तो पैलेस्टाइन और जो इसराइल की जो बॉर्डर है उस पर एक स्ट्रिप है, ठीक है ना, कुछ किलोमीटर्स की वो स्ट्रिप है। तो उसको हम गाजा बॉर्डर बोलते हैं, उसको वो गाजा एरिया है जहाँ पे एरिया वो एक्चुअली में पैलेस्टाइन का है, पर उस पर कब्जा किसका है, इसराइल का है। यह है मोटा मोटा कहानी इसकी। तो वहां पर एक लाइन खींची गई है, येलो लाइन, उसको बॉर्डर डिक्लेयर किया गया है हाल फिलहाल के लिए। मीन्स ये जो कॉन्फ्लिक्ट पिछले 4-5 साल से चल रहा है उसके बाद में नई बॉर्डर बनाई गई है येलो लाइन, जिसे गाजा में बॉर्डर डिक्लेयर किया गया है। अब येलो लाइन क्या है, रेफर्स टू द डिमार्केशन बाउंड्री इनसाइड गाजा स्ट्रिप। जो हमारी गाजा स्ट्रिप है उसके अंदर डिमार्केशन है बाउंड्री का, that was created as part of US brokered ceasefire plan। और जो यूएस ने सीजफायर प्लान बनाया था इसराइल और हमास के बीच में। देखो, इसराइल तो हमारा कंट्री है ही, और हमास क्या है, ये टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है। हम इसको टेररिस्ट कह सकते हैं। जो पैलेस्टाइन लोग हैं वो इसको एक तरीके से इंटरनेशनली तो उसको इनको टेररिस्ट बोलते हैं, पैलेस्टाइन वगैरह इनको एक्टिविस्ट वगैरह बोलते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से लड़ रहे हैं। तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, हम इंटरनेशनल जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो लेके चलते हैं। तो इसराइल और हमास जो ग्रुप है उसके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, क्योंकि हमास ने क्या ना कि इसराइल के ऊपर शायद 10th of October थी या 6th of October डेट थी, उनका एक फेस्टिवल होता है, उस दिन उन्होंने उनपे ओपन फायर कर दिया था स्टार्ट, तब से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये हमास और इसराइल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था। यूएस से इसमें बीच में आया, यूएस ने क्या सीज फायर प्लान बनाया जिसके लिए दोनों अग्री हुए, और उस सीज फायर प्लान में इन्होंने बोला कि ये आपकी एक बॉर्डर है, येलो ने बॉर्डर नहीं खींच के दी। अब ये हमेशा देखो ऐसा ही होता है, जो भी ज्योग्राफिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें तीसरा जो पावरफुल कंट्री आता है वो एक बॉर्डर खींच देता है, जैसे हमारे साथ में हुआ था इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, अभी तक कॉन्फ्लिक्ट चले जा रहे हैं उसके ऊपर। तो उसी तरह से ये येलो लाइन एक बॉर्डर है। तो जो मोटा मोटा टेक अवे है इस न्यूज से हम क्या ले सकते हैं कि एक येलो लाइन है। येलो लाइन कहीं से रिलेटेड है, गाजा में जो बॉर्डर है, इसराइल गाजा की जो बॉर्डर है वो येलो लाइन है, ठीक है। और ये किसने, ये कब बनाई थी, यूएस ने बनाई थी जब उनका सीज फायर प्लान बनाया था। और ये टेररिस्ट जो कॉन्फ्लिक्ट था वो किसके बीच में था, इसराइल और, आप पैलेस्टाइन बोल दो या इसराइल या हमास बोल दो, ठीक है। सोमालीलैंड नेक्स्ट है हमारे पास में, सोमालीलैंड। इसराइल पहला कंट्री बना है जिसने सोमालीलैंड को इंडिपेंडेंट नेशन एज ए एक्सेप्ट किया है।
अब देखो सोमालीलैंड क्या है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। सोमालीलैंड क्या है, ये देखो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन है, बहुत छोटा सा रास्ता है। तो ये जो एरिया है इथोपिया की बॉर्डर पे, ठीक है, इथोपिया और सोमालिया, देखो सोमालिया भी एक तरीके से क्या है ना कि पॉलिटिकली अनस्टेबल है, कोई प्रॉपर स्टेबल गवर्नमेंट इनके पास में है नहीं, और ये थोड़ा सा एरिया भी सेंसिटिव है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ से होती है। तो बहुत सारे हम देखते हैं कि कई बार क्या ना कि बहुत सारे जो हमारे शिप वगैरह होते हैं उनको कैप्चर कर लिया जाता है, इलीगल कैप्चरिंग वगैरह यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो एरिया था ये काफी अनस्टेबल था, और यहाँ पे इस एक ग्रुप ने क्या किया है कि अलग से इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर करने की कोशिश करी है, उसको हम सोमालीलैंड बोलते हैं। तो सबसे पहले इजराइल ने सोमालीलैंड एक्सेप्ट किया है, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट, खालिदा जिया, खालिदा जिया आप कह सकते हैं। खालिदा जिया कौन है, हमारी फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश की पहली फीमेल पीएम थी। ये क्या ना कि अभी 80 की इनकी एज थी, और एज रिलेटेड एलिमेंट्स के कारण इनकी डेथ हो गई, इसलिए ये न्यूज में थी। तो ये फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ बांग्लादेश थी, लीडर ऑफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी जो थी हमारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसकी ये लीडर थी। तो खालिदा जिया पहली फीमेल पीएम बांग्लादेश की जिनकी अभी अभी डेथ हुई है, ठीक है, इसलिए ये न्यूज में थी। मूविंग टू नेक्स्ट, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है, पहली चीज तो ये काफी बड़ा अवार्ड है अपने आप में, ठीक है। सबसे बड़ा अवार्ड है यूएनईपी की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसकी तरफ से सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है ये। दूसरा, ये हमारी सुप्रिया साहू जी हैं, आईएएस ऑफिसर है हमारी तमिलनाडु कैडर की, तमिलनाडु ही है, यस, तमिलनाडु कैडर की आईएएस ऑफिसर है, उनको ये अवार्ड मिला है। उन्होंने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काफी इफेक्टिव एफर्ट्स लगाए हैं, जिसके कारण इनको ये अवार्ड मिला है। देखो बहुत सारे लोग ना क्रिटिसाइज करते हैं जो आईएएस लॉबी होती है उसको, कि आईएएस कुछ नहीं करते हैं, आईएएस बाबू होते हैं। अगर आईएएस चाहे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने प्रूफ किया है, अगर आईएएस चाहे और वो अगर एक्टिव स्टेप्स ले तो वो एनवायरनमेंट के लिए काफी कुछ कर सकते हैं, और खुद के जो क्राइटेरिया है पर्टिकुलर उसमें रहते हुए काफी सारा काम कर सकते हैं। और इवन ये आईएएस पे नहीं होता है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर चाहे कि हम हमारा जो पर्टिकुलर स्फेयर ऑफ एरिया है उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहे तो वो कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने स्फेयर में रहते हुए। तो सुप्रिया साहू इसीलिए न्यूज में, इनका नाम आप याद रखें। सुप्रिया साहू ने क्या किया है, पहली चीज तो हम इनको डिस्कशन कर लेते हैं। यूएनईपी ने जो नैरोबी में है, केन्या की जो राजधानी है नैरोबी, ठीक है, नैरोबी में हेडक्वार्टर है यूएनईपी का, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो उन्होंने हाईएस्ट एनवायरनमेंट अवार्ड दिया है फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन एनवायरनमेंट फील्ड। इन्होंने एनवायरनमेंट के फील्ड में आउटस्टैंडिंग वर्क किया है। अब हम देखते हैं इन्होंने किया क्या है जिसके लिए इनको अवार्ड मिला है। इनके दो जो काम हो वो काफी फेमस है, एक तो ऑपरेशन ब्लू माउंटेन और इंट्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल कूलिंग। तो सबसे पहले तो ब्लू माउंटेन देखते हैं क्या है। इन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया है टू एलिमिनेट सिंगल यूज प्लास्टिक। जो माउंटेन एरिया है उसके अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक को बिल्कुल खत्म करने के लिए इन्होंने ऑपरेशन ब्लू माउंटेन स्टार्ट किया था। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, सुप्रिया साहू से भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं वो, और ऑपरेशन ब्लू माउंटेन से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक को एंड करने के लिए ये ऑपरेशन स्टार्ट किया था, ऑपरेशन ब्लू माउंटेन। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल कूलिंग एंड पैसिव कूलिंग प्रोजेक्ट। सस्टेनेबल कूलिंग और पैसिव कूलिंग प्रोजेक्ट्स का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। इन दो प्रोजेक्ट्स के लिए इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिला है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, टाइम मैगजीन पर्सन्स ऑफ द ईयर अवार्ड। इन दोनों लोगों को मिला है, ये एक तो है हमारे करणदीप आनंद और दूसरे हैं हमारे श्री राम कृष्णन। इनको अवार्ड कौन सा मिला है टाइम मैगजीन की तरफ से, द आर्किटेक्ट ऑफ एआई विनर, ठीक है, ये अवार्ड का नाम है, द आर्किटेक्ट ऑफ एआई विनर, honoring individual who are shaping artificial intelligence at the intersection of technology, society and power. Means technology, society and power. इस ट्राई जंक्शन पे जो एआई को यूज कर रहे हैं इन तीनों के लिए, मीन्स टेक्नोलॉजी को सोसाइटी के लिए आप यूज कर रहे हो, प्लस आप पावर भी यूज में ले रहे हो, ठीक है। तो इन जो ट्राई जंक्शन है, इस ट्राई जंक्शन के लिए जो काम कर रहा है
उसको ये अवार्ड मिलता है, द आर्किटेक्ट ऑफ एआई पावर, एआई विनर। तो ये है हमारे करणदीप आनंद और दूसरे हमारे श्री राम कृष्णन, इन दोनों को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो आप सोसाइटी के लिए टेक्नोलॉजी यूज में लो, आप प्रॉपर पावर सप्लाई वगैरह उनको अप्लाई, पावर सप्लाई वगैरह प्रोवाइड कराओ सोसाइटी के लिए, नए नए इनोवेशन करो टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये अवार्ड उन्हीं दो लोगों को मिला है जिन्होंने ये दोनों काम करे हैं। नाम हमको याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। देखो ये इन्फॉर्मेशन कोई काम की नहीं है हमारे, ठीक है, ये सिर्फ हमने रेफरेंस के लिए इंक्लूड करी है। हमको सिर्फ ये याद रखना है, टाइम मैगजीन पर्सन्स ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, करणदीप आनंद और श्री राम कृष्णन। ठीक है, और इसका टाइटल क्या था, द आर्किटेक्ट ऑफ एआई विनर। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, मेजर जो ऑपरेशंस हुए हमारे लास्ट एक मंथ में उनकी बात कर लेते हैं। कौन कौन से मेजर ऑपरेशंस हुए हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है ये, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा थोड़े एक्टिव ऑपरेशंस किए जाते हैं। देख लेते हैं कितना बड़ा सेक्शन है हमारा, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा है नहीं। तो ऑपरेशन सागर बंधु की बात करते हैं। देखो सबसे पहले ऑपरेशन सागर बंधु, ये हमारी जो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है, एनडीआरएफ, वो है। श्रीलंका इज ग्रेपलिंग विद साइक्लोन दित्वा। साइक्लोन दित्वा आया था श्रीलंका में लास्ट टू लास्ट मंथ। तो साइक्लोन जो श्रीलंका है उसको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए ये ऑपरेशन सागर बंधु स्टार्ट किया गया था, जिसके द्वारा हमने उनको जो फ्लड के टाइम पे और जो भी अफेक्टेड एरिया था उसमें सपोर्ट के लिए कुछ खाने का सामान और जो भी कपड़े वगैरह सब कुछ, दवाइयां वगैरह और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचाया था। इंडिया लॉन्च ऑपरेशन सागर बंधु फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए किया गया था सागर बंधु। इतना ही है हमारा टेक अवे कि सागर बंधु किससे रिलेटेड है, जो श्रीलंका में साइक्लोन आया था दित्वा, उसमें हेल्प के लिए स्टार्ट किया था सागर बंधु। ऑपरेशन हॉकाई, ऑपरेशन हॉकाई क्या है ये देखो। ऑपरेशन हॉकाई का पहले हम न्यूज देखते हैं, फिर इस थोड़ा सा ग्राफ को देखेंगे, जो मैप है इसको देखेंगे ताकि थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। यूएस कंडक्टेड एयर स्ट्राइक्स ऑन सर्वल लोकेशंस ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक। जो हमारा आईएस है, अच्छा भी आईएस 10-15 साल से एक्टिव है और ये परेशान करके रख दिया इसने अमेरिका वगैरह सारे कंट्रीज को। जब से आईएस आया है तो उन्होंने टेररिज्म की डेफिनेशन ही चेंज करके रख दी है। तो ये देखो अमेरिका के ये जो मिलिट्री पोर्ट्स वगैरह थे, वहां से एयर स्ट्राइक किया अमेरिका ने। ये सारे एयर स्ट्राइक ही जहां जहां एयर स्ट्राइक किया है, एक तो ट्रेनिंग कैंप्स पे किया है, ठीक है, वेपन क्लीचेस, आईएसआई कमांड बंकर्स पे किया है, पालिमारा टनल नेटवर्क, वेपन कैचेस, इन सभी एरियाज में अगर हम इसको जूम करें तो ये देखो पालिमारा अम्ब्यूश रेस्पॉन्स टारगेट। ओके, और ये हमारा जॉर्डन की आ गई बॉर्डर, इस तरह से ये ऊपर टर्की रह गया है यहाँ पे। और इस एरिया के अंदर इन्होंने मोस्टली ये जो एरिया है सर्किल में, इस एरिया के अंदर इन्होंने सारे जो मेन सेंटर था आईएसआईएस का, वहां पर एयर स्ट्राइक किया है। तो वो हमारा कोई खास ये ना याद रखने लायक चीज है नहीं। याद इतना रखना है कि हॉकाई जो ऑपरेशन वो किससे रिलेटेड है, यूएसए ने जो आईएसआईएस के ऊपर अटैक किया है वही हमको याद रखना है। ऑपरेशन थंडर नेक्स्ट है हमारा। देखो ऑपरेशन थंडर क्या है, ऑपरेशन थंडर है हमारा इंटरनेशनल कैंपेन है ये अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। जो हमारा वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम है उसके अगेंस्ट में इंटरनेशनल कैंपेन है ऑपरेशन थंडर। तो ऑपरेशन थंडर 2024 में चलाया गया था। लाइव एनिमल सीज किए हैं, देखो 12,000 के लगभग बर्ड्स हैं हमारे, 6,000 के लगभग टर्टल्स हैं, अदर रेप्टाइल्स हैं, प्राइमेट्स हैं 33 और 18 बिग कैट्स हैं, 12 पेंगोलिन्स हैं जो इन्होंने सीज किए हैं। और ये चलाया किसके द्वारा गया था, इंटरपोल प्लस WCO, ठीक है। और WCO की हमारी वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रिवेंट इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। वाइल्ड एनिमल और प्लांट्स की जो इलीगल ट्रैफिकिंग है तो उसको रोकने के लिए। तो इस न्यूज से हमारा टेक अवे क्या है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले तो ऑपरेशन थंडर क्या है, सीधा सीधा क्वेश्चन, व्हाट इज ऑपरेशन, व्हाट इज ऑपरेशन थंडर, ठीक है। ये सबसे ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि जो करंट अफेयर, देखो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आएंगे ना वो डायरेक्ट आते हैं, वो बहुत ज्यादा टिपिकल बना के उनको पूछा नहीं जाता। करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा एग्जाम, मतलब जो एडवांटेज है ना करंट अफेयर का वो ये कि इससे क्वेश्चन हमेशा डायरेक्ट आएंगे आपके पास में, इसमें ज्यादा डिटेल में वो ज्यादा नहीं जाते नहीं है। तो जो करंट अफेयर का जो सेक्शन है ना आपको
उसकी डेप्थ हमेशा कम रखनी है और उसको वास्ट रखना है। आपको जितना ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाए, डेप्थ आपको ज्यादा नहीं रखनी है। डेप्थ आपको बस थोड़ा सा अगर न्यूज है आ रही है कोई, तो उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, इतना सफिशिएंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। टू प्रिवेंट इलीगल ट्रैफिक इन वाइल्ड लाइफ, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन थंडर किससे रिलेटेड है। तो थंडर से आप बारिश वगैरह भी समझ सकते हो, ठीक है ना। तो एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए वो इसी तरह से रिलेटेड से काफी ऑप्शंस हमको देते हैं कि थंडर को बारिश से रिलेट कर देंगे, किसी जगह पे फ्लड वगैरह से रिलेट कर देंगे, बट इट्स रिलेटेड टू वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स। अगर वो थर्ड स्टेज के क्वेश्चन पूछते हैं, ये तो हमारी फर्स्ट स्टेज हो गई, ये सेकंड स्टेज हो गई, थर्ड स्टेज डेप्थ की बात कर रहा हूं मैं आपको कि किस स्टेज की डेप्थ तक जा सकते हैं। तो थर्ड स्टेज पे वो पूछेंगे कि किसके द्वारा ये, मतलब किसके, कौन इसको ऑर्गेनाइज करा रहा था। तो ऑर्गेनाइज कौन करा रहा था इसको? इंटरपोल और WCO, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लास्ट स्टेज है, इससे आगे किसी भी एग्जाम में अभी तक कोई भी, इवन यूपीएससी भी इसके ज्यादा डेप्थ, इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता है अभी तक। तो यही था आज की क्लास के लिए, इतना ही। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।